नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ, मतलब ये जो है ना, पुरुषों में बाल झड़ना, प्रोस्टेट की दिक्कतें, और फिर महिलाओं में पीसीओएस वाले लक्षण जैसे अनचाहे बाल या सिर के बालों का पतला होना, क्या ये सब आपस में जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल। सुनने में शायद अलग लगे, पर इनकी जड़ में एक कॉमन लिंक हो सकता है। और वो लिंक क्या है? वो लिंक है एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन डीएचटी, यानी डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। डीएचटी, ओके। आज हम इसी हार्मोन को और इसके इम्पैक्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए खास तौर पे कंपाइल और रिसर्च की है शरद मिश्रा जी ने। जी हाँ, शरद मिश्रा होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेंट और फार्मासिस्ट हैं। उनका मकसद यही है कि आम लोगों तक सही मेडिकल जानकारी पहुंचे और एक तरह की मेडिकल लिटरेसी बढ़े। बिल्कुल। तो आज हमारा फोकस रहेगा डीएचटी को समझना, ये जानना कि क्यों डॉक्टर्स कभी-कभी लक्षणों के पीछे की असली फिजियोलॉजी, मतलब शरीर की वर्किंग, उसे मिस कर जाते हैं और सिर्फ सिम्टम का इलाज करते रह जाते हैं। एग्जैक्टली। और कैसे सही लैब टेस्टिंग से इस पहेली को सुलझाया जा सकता है। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये डीएचटी आखिर है क्या चीज? इसे इतना शक्तिशाली क्यों मानते हैं? देखिए, डीएचटी जो है वो असल में टेस्टोस्टेरोन का ही एक, कह लीजिए, बदला हुआ रूप है, पर कहीं ज्यादा ताकतवर। बदला हुआ रूप कैसे? हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, शॉर्ट में 5AR कहते हैं। 5AR। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, कन्वर्ट कर देता है। और ये ज्यादा ताकतवर है आपने कहा। कितना ज्यादा? काफी ज्यादा। सोचिए, ये जो डीएचटी है वो हमारी सेल्स के एंड्रोजन रिसेप्टर्स से, मतलब वो दरवाजे जिनसे हार्मोन्स अंदर जाते हैं, उनसे टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ता है। ओह, 3 से 5 गुना। जी। पुरुषों में प्यूबर्टी के टाइम बॉडी डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है, लेकिन अडल्ट होने के बाद अगर ये ज्यादा बनने लगे या बॉडी के कुछ टिश्यूज जैसे स्कैल्प, प्रोस्टेट, स्किन, वो इसके लिए ओवर सेंसिटिव हो जाएं, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल। समझ गया। तो पहले पुरुषों की बात करते हैं। ये जो मेल पैटर्न बार्डनेस है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जैसे कहते हैं, उसमें डीएचटी का क्या रोल है? ये इतना कॉमन क्यों है? हाँ, ये पुरुषों में हेयर लॉस का सबसे कॉमन टाइप है और इसमें जेनेटिक्स, मतलब फैमिली हिस्ट्री का बड़ा हाथ होता है। जेनेटिक्स का? हाँ, जिन पुरुषों में ये जेनेटिक टेंडेंसी होती है, उनके सिर के कुछ खास एरियाज जैसे क्राउन एरिया या टेम्पल्स, हाँ, कनपट्टी और ऊपर वाला हिस्सा, एग्जैक्टली, वहां के हेयर फॉलिकल्स, मतलब बालों की जड़ें, वो डीएचटी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। और फिर ये डीएचटी करता क्या है? उन जड़ों के साथ बाल क्यों गिरते हैं? राइजेशन। इससे क्या होता है कि बाल का जो ग्रोथ साइकिल है उसका एक्टिव फेस छोटा होता जाता है, बाल पतले कमजोर होते जाते हैं और फाइनली उस फॉलिकल से बाल उगना बंद हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुआ स्कैल्प पर डीएचटी का असर, लेकिन आपने शुरू में प्रोस्टेट का भी जिक्र किया था। ये दोनों कैसे जुड़े हैं पुरुषों में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक ऐसा टिश्यू है जो डीएचटी के लिए काफी सेंसिटिव है। प्रोस्टेट भी? जी हाँ, असल में डीएचटी ही प्रोस्टेट सेल्स को ग्रो करने, मल्टीप्लाई होने का सिग्नल देता है। उम्र के साथ डीएचटी बनता रहता है और प्रोस्टेट पर उसका असर होता रहता है। ओके। इसी वजह से कई पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया या बीपीएच। बीपीएच? और इससे दिक्कत क्या होती है? जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो वो यूरिन ट्यूब, यूरेथ्रा, जो उसके बीच से जाती है, उस पर प्रेशर डालता है। अच्छा। इससे फिर यूरिन पास करने में दिक्कतें आती हैं, जैसे बार बार यूरिन आना, फ्लो कमजोर होना, ब्लैडर पूरी तरह खाली न होना, ये सब। अरे वाह, मतलब पुरुषों में बालों का झड़ना और प्रोस्टेट का बढ़ना, इन दोनों के पीछे एक ही विलन है, डीएचटी, जो टेस्टोस्टेरोन से बनता है 5AR एंजाइम के जरिए। ये कनेक्शन तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए फिनास्ट्राइड जैसी दवाएं जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होती हैं, मतलब वो 5AR एंजाइम को रोकती हैं? हाँ, वो इसी एंजाइम को ब्लॉक करती हैं और इसीलिए वो इन दोनों कंडीशंस के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। वो बॉडी में डीएचटी का प्रोडक्शन कम कर देती हैं।
जिससे बालों का झड़ना स्लो हो सकता है और प्रोस्टेट का साइज भी कुछ कम हो सकता है। जी। ये तो हुई पुरुषों की बात। अब आते हैं महिलाओं पर। उनमें भी बाल पतले होने की प्रॉब्लम दिखती है और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में अनचाहे बाल उगना, हिर्सुटिज्म या एक्ने जैसी दिक्कतें भी। क्या यहां भी डीएचटी का ही रोल है? महिलाओं में सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है, पर हाँ, डीएचटी का रोल यहाँ भी है। What's fascinating here is कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अक्सर डायरेक्टली डीएचटी के ज्यादा बनने से नहीं होती। अच्छा, तो फिर? ये अक्सर एक डीपर मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन इम्बैलेंस का नतीजा होती है, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पीसीओएस। ये कैसे काम करता है? मतलब पूरा प्रोसेस क्या है? थोड़ा आसान करके समझाएंगी। बिल्कुल, इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। ज्यादातर पीसीओएस केसेस में मतलब करीब 70-80% मामलों में जड़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस? हाँ, इसका मतलब है कि बॉडी की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो रेजिस्टेंट हो गई हैं। लेकिन इंसुलिन तो शुगर कंट्रोल करता है, उसका हार्मोन से क्या लेने देना? यही तो कैच है। जब सेल्स इंसुलिन की बात नहीं सुनती तो पैनक्रियास को सिग्नल जाता है कि शायद इंसुलिन कम है, तो वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। अच्छा। इससे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया, ओके। ठीक है। अब ये जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है, ये दो काम करता है जो एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। पहला, ये सीधे ओवरीज को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा एंड्रोजन बनाए, खासकर टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज को, ओके। हाँ, और दूसरा, ये लिवर को सिग्नल देता है कि वो एक प्रोटीन कम बनाए जिसका नाम है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन या SHBG। SHBG ये क्या करता है? SHBG को आप टेस्टोस्टेरोन के लिए एक तरह की हथकड़ी समझ सकते हैं। हथकड़ी? इंटरेस्टिंग। हाँ, ये ब्लड में घूम रहे टेस्टोस्टेरोन को बांध लेता है, उसे इनएक्टिव कर देता है। तो जब हाई इंसुलिन की वजह से SHBG कम बनता है तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन फ्री घूमता है एक्टिव फॉर्म में। बिल्कुल, ब्लड में फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और यही फ्री टेस्टोस्टेरोन अब स्किन और हेयर फॉलिकल्स में मौजूद 5AR एंजाइम के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल की तरह अवेलेबल हो जाता है। और फिर वो एंजाइम उसे DHT में बदल देता है। एग्जैक्टली। नतीजा ज्यादा DHT। ओह, तो ये है पूरी कहानी। इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होके बाद DHT तक पहुंच गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई इंसुलिन, कम SHBG प्लस ज्यादा ओवेरियन टेस्टोस्टेरोन, ज्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन, ज्यादा DHT। ये तो काफी इंट्रिकेट प्रोसेस है। हाँ, और इसी बढ़े हुए DHT के कारण महिलाओं में PCOS के वो क्लासिक हाइपर एंड्रोजेनिक सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। पुरुषों की तरह ही DHT स्कैल्प के फॉलिकल्स पर अटैक करता है, खासकर क्राउन एरिया में, और मांग के आसपास बाल पतले होने लगते हैं। हिर्सुटिज्म मतलब चेहरे, चेस्ट या बैक पर अनचाहे मोटे बाल उगना, क्योंकि यही DHT वहां के एंड्रोजन सेंसिटिव फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। और एक्ने? हाँ, एक्ने। DHT स्किन में सीबम मतलब ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है, जिससे सिस्टिक एक्ने जैसी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब महिलाओं में बालों का झड़ना या अनचाहे बाल आना सिर्फ एक सुपरफिशियल प्रॉब्लम नहीं है, यह अक्सर एक अंदरूनी सिस्टेमिक मेटाबॉलिक इशू जैसे PCOS और इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन हो सकता है। बिल्कुल सही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये अक्सर एक गहरे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं, जिसका असर सिर्फ बालों या स्किन तक नहीं रहता, बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर, जैसे टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क पर भी पड़ता है। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर ये कनेक्शंस इतने क्लियर हैं, तो अक्सर डॉक्टर्स इन लिंक्स को नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि उनके डॉक्टर ने शायद इन टेस्ट्स या कनेक्शंस के बारे में सोचा ही नहीं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और इसकी कई वजह हैं। ये एक तरह का सिस्टमिक इशू है। एक बड़ा कारण तो है मेडिकल स्पेशलाइजेशन का साइलो में काम करना। साइलो मतलब बालों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट, हार्मोन्स के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, PCOS के लिए गायनेकोलॉजिस्ट। हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, लेकिन इनके बीच अक्सर कोऑर्डिनेशन या होलिस्टिक अप्रोच की कमी रह जाती है। मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट शायद सिर्फ बाल झड़ना देखकर मिनॉक्सिडिल लिख दे और ये ना सोचे कि कहीं हार्मोन या मेटाबॉलिज्म में तो कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, ये काफी कॉमन है। इसे कहते हैं सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट।
लक्षण देखा, उससे जुड़ा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दे दिया। ये फिजियोलॉजी बेस्ड अप्रोच से अलग है, जिसमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश की जाती है। ये तेज तरीका तो है, पर जड़ छूट सकती है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी वजह है लैब रिपोर्ट्स में नॉर्मल वर्सेस ऑप्टिमल रेंज का कंफ्यूजन। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मल वर्सेस ऑप्टिमल, इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए किसी के बाल झड़ रहे हैं और उनका फेरेटिन लेवल, जो आयरन स्टोर का मार्कर है, आता है 30 mg/ml। ओके। लैब की रिपोर्ट में शायद लिखा हो नॉर्मल, क्योंकि रेंज मान लीजिए 15 से 150 है। डॉक्टर भी शायद कहें कि ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। फंक्शनल या ऑप्टिमल हेल्थ के नजरिए से बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स जानते हैं कि हेल्दी है ग्रोथ के लिए फेरेटिन कम से कम 50 बल्कि 70 mg/ml से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, 30 और 70 में तो बहुत फर्क है, और ये फर्क अक्सर मिस हो जाता है। बिल्कुल। और फिर इंश्योरेंस और प्रोटोकॉल भी कभी-कभी आड़े आ जाते हैं। वो कैसे? कभी-कभी इंश्योरेंस कंपनियां किसी स्थापित डायग्नोसिस जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए दवा तो कवर कर लेंगी, लेकिन एक डिटेल्ड ब्लड टेस्ट पैनल, जिसे शायद वो इन्वेस्टिगेशनल समझे, उसे कवर करने में हिचक सकती हैं। पूरा सिस्टम अक्सर जल्दी सिम्टम बेस्ड इलाज की तरफ झुका हुआ है। तो अगर किसी को ये लक्षण दिख रहे हैं, पुरुषों में हेयर लॉस या प्रोस्टेट इश्यूज, महिलाओं में बाल पतले होना, हिर्सुटिज्म, एक्ने, और उन्हें लगता है कि शायद DHT या मेटाबॉलिक इशू हो सकता है, तो सोल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है? सोल्यूशन है सही और कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्टिंग। इस पर जितना जोर दें कम है। ब्लड टेस्ट करवाना आवश्यक है। आवश्यक है। हाँ, देखिए, हेयर लॉस अपने आप में बीमारी नहीं, ये एक सिम्टम है। ये एंड्रोजन इम्बैलेंस से हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो सकता है, थायराइड इशू हो सकता है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है। बिना टेस्ट के सिर्फ अंदाजा लगाना वो सही नहीं है। तो कौन से टेस्ट्स की बात कर रही हैं आप? एक आइडियल पैनल में क्या क्या देखना चाहिए? एक डिटेल्ड पैनल जो जड़ तक पहुंचने में मदद करे, उसमें ये चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, हार्मोनल और एंड्रोजन पैनल। इसमें टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि फ्री वाला ही एक्टिव होता है। DHT लेवल, DHEAS ये एड्रीनल ग्लैंड से आता है, और SHBG ये फ्री टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी मार्कर है। महिलाओं में पीरियड के डे 3 पर LH और FSH और उनका रेशो देखना PCOS के लिए बहुत जरूरी है, साथ में प्रोलैक्टिन भी। ओके, ये हार्मोन्स हो गए। और दूसरा, कंप्लीट थायराइड पैनल, और मैं कंप्लीट पे फिर जोर दूंगी, सिर्फ TSH काफी नहीं है। ओके। इसमें TSH, फ्री T4, फ्री T3 ये एक्टिव हार्मोन है, और थायराइड एंटीबॉडीज TPOAB और TGAB ये जरूर होने चाहिए। ये ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशंस जैसे हैशिमोटोस का पता लगाने में मदद करते हैं, जो हेयर लॉस का एक बहुत कॉमन पर अक्सर अनदेखा कारण है। कंप्लीट थायराइड पैनल, समझ गया। तीसरा है मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल पैनल। इसमें फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज, इनसे होमा IR स्कोर कैलकुलेट होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट मार्कर है। होमा IR, ओके। इसके अलावा HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर, फेरेटिन याद है ऑप्टिमल लेवल 50-70 से ऊपर चाहिए, विटामिन D 25 OH और विटामिन B12। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी भी सीधे बालों पर असर डालती है। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, ये एक आइडियल लिस्ट है। एक अच्छा डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट लक्षणों के हिसाब से प्रायोरिटी तय करने में मदद कर सकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये सारे टेस्ट मिलकर एक पूरी पिक्चर देते हैं। एंड्रोजन बैलेंस कैसा है, थायराइड ओके है, ऑटो इम्यूनिटी तो नहीं, मेटाबॉलिक हेल्थ खासकर इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है, और बॉडी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। बिल्कुल। जब ये पूरी जानकारी होती है, तभी हम सिम्टम को दबाने के बजाय प्रॉब्लम की असली जड़ पर काम कर सकते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंजेस हों, डाइट हो, सप्लीमेंट्स हों, या जरूरत पड़ने पर सही मेडिकेशन हो। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार ये है कि DHT एक की प्लेयर है, पुरुषों में बालों के झड़ने और प्रोस्टेट इश्यूज में, और महिलाओं में हेयर लॉस, हिर्सुटिज्म, एक्ने जैसे PCOS लक्षणों में। और ये सब अक्सर हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ, खासकर इंसुलिन फंक्शन से जुड़ा होता है। जी, और असली वजह जानने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्टिंग क्रिटिकल है, लेकिन दुख की बात है कि इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और सिर्फ सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होता है। और ये हमें याद दिलाना चाहिए कि ये सारी जानकारी शरद मिश्रा जी द्वारा कंपाइल और रिसर्च की गई है, ताकि आम लोगों में सही मेडिकल अवेयरनेस और लिटरेसी बढ़े। बिल्कुल। आज हमने DHT और उससे जुड़े इश्यूज पर काफी डिटेल में और उम्मीद है आसान तरीके से बात की।
और जाते जाते मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमने आज DHT पर फोकस किया जो टेस्टोस्टेरोन से बनता है, पर सोचिए हार्मोन्स एक नेटवर्क में काम करते हैं। क्या दूसरे हार्मोनल पाथवेज जैसे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल या थायराइड या मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं जो DHT के एक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब बढ़ाते या कम करते हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक सिस्टम जैसे इंसुलिन को समझना कैसे दूसरे सिस्टम्स जैसे एंड्रोजन्स पर रोशनी डाल सकता है। बॉडी की ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, इसके बारे में सोचना शायद हमें अपनी हेल्थ को और बेहतर समझने में मदद करे। वाकई ये सोचने वाली बात है कि सब कुछ कितना इंटरलिंक्ड है। आज की इस इंसाइटफुल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।